वालेकुम सत श्री अकाल बैक बेंचर्स। आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बैक बेंचर्स। तो जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा, BHIC 131 जो की बुक हमने स्टार्ट की है, राइट। सो उसमें हमारे 2 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा चैप्टर है थर्ड। ओके, जो फर्स्ट 2 चैप्टर में हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, लिटरेरी आर्कोलॉजी दोनों के बारे में। ओके, तो जैसे कि मैंने पिछले में बताया था थोड़ा बहुत है कि आज हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ इंडियन हिस्ट्री के फिजिकल फीचर्स, फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। सो इंडिया जो कि ओबियसली इंडिया एक जो स्टेट है, इंडिया की जो कंट्री है वगैरह। ओके, सो उसकी फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे, लाइक जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, ठीक है, प्लेन्स हो गए, उसके कोस्टल एरियाज़ वगैरह हो गए। ओके, वो किस तरह से बने, उनकी किस तरह से फॉर्मेशन हुई। ओके, आज के टाइम पे कहाँ लोकेटेड, सब कुछ पढ़ेंगे हम। ओके, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले आज हमारा स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। सो देखो गाइस, जैसे कि हमारा चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसलिए मुझे लगता है कि जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में आएगी, क्योंकि काफ़ी लंबा होने वाला है। वैसे इसमें से एक ही क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर 1 आया तो बड़ा आएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर 2 आए तो छोटे 5 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इस बात को याद रखना है। इसलिए इसमें से इस टॉपिक में सबको सिर्फ नॉलेज लेनी है, ज़्यादा कुछ रटने वाला है नहीं। तो अगर बात करें फिजिकल फीचर्स की, तो इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सेटलमेंट और आर्ग्यूइंग अगेंस्ट ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म, ये पढ़ेंगे। बेसिक फिजिकल डिवीजन, उसके बाद रीजनल फिजिकल फीचर्स में हम पढ़ेंगे हिमालयंस, अपलैंड एंड जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद इंडस प्लेन पढ़ेंगे, गंगेटिक नॉर्थन इंडिया, ईस्टर्न वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया एंड एक्सट्रीम साउथ। एक्सट्रीम साउथ को ऑब्वियसली मैंने बताया कि जैसे उस एंशिएंट टाइम में उसमें कई सारे डायनेस्टीज़ जो हैं वो वहाँ पर थी, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद डायनेमिक्स ऑफ रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन, अनइवन पैटर्न्स। अच्छा, क्रिएटिव एविडेंस, लिटरली एविडेंस, फोर्स ऑफ रीजन इन इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद हम पढ़ेंगे द हायरार्की ऑफ रीजन। सो ये वाले सारे टॉपिक होने वाले हैं। मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है, लेकिन क्योंकि काफ़ी लंबा है, बट इंपॉर्टेंट बनेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देखो यहाँ पर गंगेटिक बेसिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। ओके, कलिंगा एंड एंशिएंट ओडिशा और नॉर्थ वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, सो कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, इंट्रोडक्शन। ओके, सो ये पढ़ने से पहले आपको इंडिया का जो सारा मैप है वो सब कुछ आ जाना चाहिए। ओके, सो होप करता हूँ कि आपको आता हो। ओके, एक बार हम देख लेते हैं। ओके, इसमें आपको अपने याद रखना है, variation of soil, topography, rainfall, and climate have created number of distinctly different regions with their separate characteristics and identities. Physical regions often correspond to the culture zones or regions. That is, they tend to differ from one another in context and light of language, food, dress, crop pattern, population density, caste structure, etc. For example, in some areas like Uttar Pradesh and northern Bihar, the fertile plain of Gangetic Valley population concentration is very high, while the mountains tribal central India is separately populated. Similarly, certain areas like Magadha, Kosala, Avanti, Maharashtra, Andhra Pradesh, Kalinga, Chola country emerged earlier and as developed pockets, while the other lagged behind. सो यहाँ पर बता रहा है कि वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस, राइट। अलग अलग जगह के अलग अलग पॉपुलेशन की अलग 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 जगह पे अलग अलग रीति रिवाज माने जाते हैं, राइट। अलग अलग जगह के अलग अलग टोपोग्राफी, अगर आप बात करो नॉर्थन इंडिया की, राइट, तो उसको ज़्यादा प्लेन्स माने जाते हैं। नॉर्थन इंडिया की बात करें तो अगर वहाँ पर सबसे ज़्यादा माउंटेनस रीजन माना जाता है, राइट। सो बात करें सेंट्रल इंडिया का तो काफ़ी प्लेन एरिया माना जाता है। अगर बात करें साउथ की तो काफ़ी थोड़ा कोस्टल एरिया माना जाता है, ठीक है। सो ये है इंडिया की खूबी, यही है भारत हमारे देश की जो सबसे बड़ी खूबी की दैट अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ है। हर एक पर्टिकुलर जगह की अलग टोपोग्राफी है, राइट। हर जगह की अलग सॉइल है, रेनफॉल अलग है, क्लाइमेट अलग है। सो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट वेरिएशंस हैं, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग कल्चर होता है। जैसे कि हमने बात की, अगर जब बात करें सेंट्रल इंडिया की, जहाँ पर गंगेटिक रीजन जिसको माना जाता है, तो वहाँ पर जो स्टेट है जैसे यूपी, ओके, बिहार, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन वो काफ़ी ज़्यादा डेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो सस्टेनेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है इन कंपैरिजन टू ट्राइबल्स। अगर ट्राइबल्स की बात करें तो नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जहाँ पर माउंटेनस रीजन, वहाँ पर की लाइफ थोड़ी काफ़ी सख्त होती है एज़ कम्पेरिजन टू सेंट्रल इंडिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतने सारे ऑब्वियसली रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, कंफर्ट जोन नहीं होता, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता पहाड़ी इलाकों की वजह से। आज के टाइम में कहीं कई जगह ऐसे ही जहाँ पर रोड नहीं पहुँची है,
ओके सो अब अगर उसी के बाद कंपैरिजन में अगर आप शहर में रहते हो तो आपको हर एक चीज़ की सब सुख सुविधा है, ठीक है। सो इस तरह से अलग अलग जगह की टोपोग्राफी, क्लाइमेट, रेनफॉल उस जगह को अलग बनाते हैं एक दूसरे से। ओके, टू गिव अनदर एग्जाम्पल, वी फाइंड दैट wheat is staple food of people in Punjab, Haryana and Western UP, while rice is the principal crop and main component of diet of people in the Eastern India, that is Bengal, Bihar and Odisha। अगर एक और एग्जांपल हम समझें तो अगर हम बात करें वीट की, तो वीट जो है वो स्टेपल फूड है, मतलब सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो क्रॉप है वो कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा पंजाब में, हरियाणा में, ओके, वेस्टर्न यूपी में, ओके, क्योंकि हरियाणा के साथ वेस्टर्न यूपी का जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वीट यूज़ की जाती है। इन कंपैरिजनली जो अगर हम बात करें राइस की, चावल की बात करी जाए तो ये कहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल है, बंगाल, बिहार, ओडिशा, यहाँ के लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं वीट के कंपैरिजन में। सो यहाँ पर देख रहे हो क्या वेरिएशन है वीट और राइस की, वेरिएशन है, ठीक है। अब हमने बताया हम पूरे एक ही भारत में रहते हैं, एक ही कंट्री में रहते हैं। सो एक पर्टिकुलर जगह के लोग वीट, एक पर्टिकुलर जगह के लोग राइस क्यों मेन खाना चाहते हैं, कभी ये सोचा है? वो इसलिए बिकॉज क्यों, क्योंकि डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिटेट जोन्स, राइट। अब अगर हम बात करें पर्टिकुलर गन्ने की, तो ये माना जाता है कि गन्ने को ज़्यादा पानी लगता है, राइट। गन्ने और चावल की कल्टिवेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी लगता है। उसी के कंपैरिजन में अगर आप वीट की बात करो तो उसे कम लगता है, राइट। सो अब जिस जगह पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ये ज़्यादा लगेगा, और जिस जगह पे कम होती है वो ये लगेगा, है ना। अगर बात करें हम ट्रॉपिकल जोन्स की, तो डेजर्ट में सबसे ज़्यादा क्या लगता है, डेजर्ट में बस दूर दूर तक देखो तो आप कुछ नहीं, कोई पेड़ पौधा नहीं दिख सकेगा। एक बात करें डेजर्ट में कैक्टस प्लांट लगता है, कौन सा प्लांट लगता है, कैक्टस, राइट। तो कैक्टस जो है वो काफ़ी दूसरे प्लांट्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम उसको पानी की ज़रूरत होती है, और जब भी पानी अगर कभी बारिश हो भी गई तो अपने पत्तों में कवर स्टोर करके ले लेता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सो उसको बड़ा कम पानी चाहिए अपना सर्वाइवल। उसी कंपैरिजन में अगर आप बात करो आपके घर आंगन में जो कोई पेड़ पौधे लगे होंगे, फूल लगे होंगे, सो अगर उनको रेगिस्तान में लगाएं तो वो मुरझा जाएंगे, क्योंकि उनकी हर एक प्लांट की अपनी अपनी कैपेसिटी है, ओके, अपने अपने हैबिटेट है, उसकी अपनी अपनी नीड्स हैं। दैट इज़ हाउ कि हर एक जगह की, हर एक क्रॉप की अपनी अपनी नीड्स हैं, अपना अपना नेचुरल हैबिटेट है। सो अलग अलग जगह पर वैसे लगती हैं। दे टेंड टू ग्रो इन स्पेसिफिक नेचुरल इन्वायरमेंट, जैसा मैंने आपको बताया वो हर एक चीज़ अलग अलग जगह पे लगती है। ऐसा नहीं है कि जो जम्मू में लगेगा वो केरला में भी लग सकता है उसी जगह पे, मतलब उस कंडीशन के बिना, ठीक है। जो केरला में लगेगा वो असम में भी लगेगा, ओके। इन कोर्स ऑफ टाइम दे इन्फ्लुएंस द डाइटरी हैबिट्स ऑफ पीपल देयर। सो समय के साथ है वो वहाँ के लोग हैं उस पर डिपेंड होना स्टार्ट कर देते हैं। समय के साथ वहाँ के लोग उस चीज़ को रेगुलरली यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर वो वहाँ की स्टेपल बन जाती है, ओके। अगर ये बात की क्रॉप की, अगर हम बात करें इरिगेशन की, देखो तो इरिगेशन में हर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होती है। रिवर एंड कैनाल हैव बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ इरिगेशन इन द नॉर्थन इंडिया, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की तो सबसे ज़्यादा रिवर एंड कैनाल, क्योंकि जो हम बात करें नॉर्थन इंडिया की बात करें अगर हम, तो नॉर्थन इंडिया ओबियसली एक हिमालय रेंज है, माउंटेनियस रेंज है, जहाँ पर हिमालयस काफ़ी ज़्यादा है, एवलॉन्चेस ज़्यादा रहते हैं, पानी वगैरह जो है पहाड़ों से चलता रहता है। तो वहाँ के लोगों की सबसे ईजिएस्ट वे है उनको रिवर और कैनाल्स, ठीक है। तो रिवर से जब घर कैनाल में पानी लेके आते हैं तो उसको इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें ईस्टर्न इंडिया की, ठीक है, अभी हमने बात की नॉर्थ इंडिया की जहाँ पर माउंटेनियस ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम बात करें ईस्टर्न इंडिया की, तो ईस्टर्न इंडिया में पॉन्ड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इरिगेशन के लिए। कैसे? क्योंकि यहाँ से अब इसलिए नदियाँ वगैरह आएंगी, झरने वगैरह आएंगे, तो वहाँ पर नीचे के ये ईस्टर्न इंडिया जब यहाँ पर पानी यहाँ से हिमालय से नीचे आ रहा है यहाँ पर आएगा, तो ये लोग यहाँ पर पॉन्ड्स में इनको स्टोर कर लेते हैं और फिर वो पानी यूज़ करते हैं अपने इरीगेशन के लिए। टैंक इरीगेशन हैज़ बी प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। बात करें जाए यहाँ से तो चोला का आता है, ठीक है। चोलाज ने ये टेक्निक अपनाई थी अपनी इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, ठीक है। उन्होंने टैंक्स वगैरह बनाए थे, ठीक है, कैनाल्स वगैरह, ये सिस्टम बनाया था अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। अब हमने जैसे कि बात की अगर रिवर्स की, तो जो रिवर्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नॉर्थन इंडिया की एग्रीकल्चर के लिए। क्या इसका मतलब ये है कि जो रिवर है वो ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या इसका मतलब ये है कि जो रिवर है वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है इन रीजन्स के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। What they reflect is that people take resources to different methods of
augment additional water sources in different regions depending on what the method is more suitable for the particular। वो इसलिए है क्योंकि डिपेंड करता कि किस टोपोग्राफी में आप रह रहे हैं और आपको कौन सा मेथड जो है वो ईजिएस्ट लगता है। ओके, सो इसी पे अगर बात करें जाए हम शहरों की, तो शहरों में इतना ज़्यादा तो पानी होता नहीं, नदियों ऐसा नहीं कि शहर के बीच से गुजर रही है। तो यहाँ पर शहर है और यहाँ से इतना किलोमीटर दूर अगर जाओ तो वहाँ से नदी बहती है, तो ऐसा नहीं करें शहर के लोग वहाँ से वहाँ जाएंगे और एक एक गैलन लेके वहाँ से भर के लाएंगे पानी, या फिर ऐसे मोटर लगाएंगे तो यहाँ पर, क्योंकि इतने घर हैं किस किस को मोटर लगाएंगे, राइट। सो अगर इस बात करें इसी के, तो ट्राइबल एरिया होगा, जंगली एरिया अगर वो पहाड़ी इलाका होगा, तो लोगों के घर भी पास होते हैं बिल्कुल नदी के, ठीक है। सो उनके लिए ईजिएस्ट मेथड होता है वो रिवर वाला। बट ऐसा नहीं है कि जो रिवर है वो सिर्फ ट्राइबल्स के लिए या फिर नॉर्थन इंडिया के लिए ही है, इससे यही पता लगता है वो सबके लिए ज़रूरी है। बट ये डिपेंड करता है कि आप किस टोपोग्राफी किस रीजन में रह रहे हो और उस आपके लिए सबसे ईजिएस्ट मेथड कौन सा है, ईजिएस्ट मेथड जिससे आप अपना इरिगेशन करते हो। Now, geography and environment play a major role in the pattern of dress also। ना किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जोग्राफी और वहाँ का इन्वायरमेंट जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि वहाँ के जो सोसाइटी है, वहाँ के जो लोग हैं वो कौन सा ड्रेस फॉलो करेंगे, किस तरह से रहेंगे। अब अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर की, ओके, अगर हम करें जम्मू कश्मीर को कंपेयर बिल्कुल राजस्थान वगैरह या फिर केरला वगैरह, तो बिल्कुल अलग। जब बात करें जहाँ की, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, पैंट कोट, ठीक है, गर्म फर वाले कपड़े, क्योंकि यहाँ पर ठंड वगैरह होती है, बर्फ़ पड़ती है। उसके अंदर अगर आप बात करें राजस्थान की, तो वहाँ वो कुर्ता पजामा पहनते हैं जो कि काफ़ी लाइट वेट होता है, लाइट होता है और गर्मी के लिए अच्छा होता है। ओके, अगर बात करें उसी की कंपैरिजन को, अगर आप बात करो साउथ की, तो साउथ के लोग धोती पहनना प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से अलग अलग जगह का अलग अलग रहन सहन होता है। जोग्राफिकली ये इस तरह से वेरिएशन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो धोती है वो जम्मू कश्मीर में नहीं पहन सकते हैं। मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि जो एक चीज़ एक जगह पे है वो दूसरी जगह पे नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उस जगह पर्टिकुलर जगह का एरिया किस तरह से है, टोपोग्राफी किस तरह से है, ईजिएस्ट वे कौन सा है। सो इसलिए सब वेरिएशन होती है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड द ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड सेटलमेंट पैटर्न्स is yet another important theme which deserve attention. For example, Sindh region today is relatively warm and dry because of very low rainfall. However, we know that the Harappan civilization flourished over large part of the same region in the past. Some scholars opine that the region in the past had wetter climate with possibly higher rainfall, and this enables the civilization to give itself high standard of living. It has also been argued that by some scholars that overutilization of natural resources leading to depletion of natural vegetation cover together with the one set of drier climate led to the collapse of civilization by adversely affecting its substance basic। अच्छा, सो यहाँ पर बताया गया है एक पर्टिकुलर जगह का इन्वायरमेंट का, फिजिकल इन्वायरमेंट का ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ यहाँ पर रिलेशन बताया गया है। एक पर्टिकुलर जगह दैट इज़ जिसको जाना जाता है हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। आज के नाम की बात करें जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हो गया, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल। ओके, अगर बात करें जाए उसी के कंपेरिजन में पहले की, तो हम जानते हैं जो हरप्पन सिविलाइजेशन था वो काफ़ी बहुत बड़ी एक सिविलाइजेशन थी जिसका टाइम पीरियड रहा था 2500 BC to 1700 BC। तो काफ़ी लंबा टाइम रहा था। इसका मतलब यह था कि क्या इतने टाइम पीरियड में उधर एक बार भी बारिश वगैरह नहीं हुई होगी, या फिर वहाँ पर वो किस तरह से उधर के लोग रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल भी हो जाती थी। अलग अलग स्कॉलर का अलग अलग कहना है, पहली बात तो ये बता दूँ। ओके, उसके बाद वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिप्लीट होना स्टार्ट कर दिया, और आज के टाइम पे कुछ ऐसा है कि वहाँ पर जो है रेनफॉल है वो ना के बराबर हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। ओके, सो देख रहे हो आप टाइम पीरियड पहले के टाइम पे कैसा था और नेक्स्ट पे बाद में आके कैसा हो गया। सो एक थ्योरी के अनुसार ये भी कहा जाता है कि क्योंकि वहाँ पर फ्लड वगैरह आ गया था, या फिर वहाँ के जो पीपल्स थे वो माइग्रेट होना स्टार्ट कर दिए थे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ओबियसली लो रेनफॉल की वजह से, ठीक है। तो इसी का ये एक थ्योरी के अनुसार इस तरह से जो है हरप्पन सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हुआ था। बट इसी के कंपेरिजन में अगर हम बात करें मगधन एम्पायर की, ठीक है,
तो वहाँ पर हाई फर्टाइल सॉइल था, ठीक है, सिग्निफिकेंट रेनफॉल था, ओके, एनुअल पैडी क्रॉप थी, प्रॉक्सिमिटी टू आयरन ओर माइंस एंड द सोर्सेज ऑफ स्टोन टिम्बर छोटा नागपुर प्लेट्यू विच इज टुवर्ड द साउथर्न ऑफ मग, द रिवर प्रोवाइडेड फॉर कंफर्टेबल कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। सो ये देख रहे हो यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर हम आइडियल इमेजिनेटली माने, और यहाँ पर मगध एम्पायर था, ठीक है। अगर ये दोनों एक टाइम पीरियड के बाद के कहीं पे, और एक जगह पे देख सकते हो कितना ज़्यादा सूखा पड़ा, पानी नहीं है, अभी बारिश हो गई है, और एक जगह पे कितना हाई फर्टिलिटी रेट है, पानी है, अच्छा है, लोगों को कंफर्टेबल है, रिवर सिस्टम है, वहाँ पर वो ट्रेड कर रहे हैं उसी रिवर से, ओके, वो कम्युनिकेशन सब कुछ हो रहा है। देखो एक टाइम पीरियड पे दो जगहों पे किस किस तरह से हाल है। सो दिस इज हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन physical geography and the human environment that at the same time same place, okay, same period of time ना। अब ये नहीं सेम पीरियड टाइम मतलब एक महीने के महीने की बात है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेंचुरीज के फ़र्क होगा, बट देखो वेरिएशन देख सकते हो आप किस तरह से है, ओके। ना एक हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ द बेसिक फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया। सो इससे पहला भी आपने आई होप कि ये टॉपिक पढ़ा होगा, दैट इज़ हिमालयन अपलैंड्स वगैरह वगैरह, ये तीनों के दिनों आपने टॉपिक पढ़े होंगे विश्वास है, बट फिर भी एक बार हम वापस पढ़ लेते हैं अपने रिविजन के लिए, अच्छे नॉलेज के लिए। सो यहाँ पर पेनिसुलर इंडिया का गाइज और इंडो गैंगेटिक प्लेट, इन दोनों टॉपिक्स पे इस टॉपिक के सबसे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये दोनों, और इन दोनों टॉपिक्स पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ ही सकता है। तो मैं इस बारे में आपको बोलूँगा कि आप इन पे ज़रूर ध्यान दीजिए, ओके, इन दोनों टॉपिक्स पे ज़रूर पढ़ के जाइए। द हिमालयाज आर कंसिडर्ड टू बी द स्टिल राइजिंग लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ alluvium are continuously carried down into the plains from these mountain being to weathering and erosion fed up by Himalayans. Know the three great river systems Indus, Ganga and the Brahmaputra tend to flow perennially. Alluvial plains of northern India extended in the form of an arc from about 3200 km from the mouth of Indus to the mouth of Ganga. This stretch of land about 320 km wide is full of potentialities. Indus plain threw up first civilization of the subcontinent, while the Ganga plains have sustained and nurtured city life, state society and imperial fabrics from the millennium BC. सो माना जाता है हिमालय, ठीक है, एक मिनट। तो ये माना जाता है कि हिमालयस जो है वो आज के टाइम में भी स्टिल वो कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं, ठीक है, उनके जो बढ़ाई है उसमें बढ़ोतरी हो ही जा रही है। ऐसा नहीं कि जो पहाड़ें वो स्टिल हैं। हमने अगर आपको कंसेप्ट पता होगा प्लेट्स के बारे में, तो जो जब दो प्लेट्स टकराती हैं, राइट, सो वो एक जब यहाँ इस पॉइंट पर टकराएंगे तो वो या तो एक दूसरे के नीचे और एक ऊपर चली जाएगी, या फिर वो दोनों स्ट्रेच होकर ऐसे हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे। सो उसकी वजह से जब ये दोनों प्लेट अभी और पास आ रही होंगी अपने, और पास हो रही है, प्रेशर पड़ रहा होगा, और ये इस तरह से माउंटेन्स की रेंजेस जो है वो बढ़ती रहती है, ओके। सो ये माना जाता है कि जो हिमालय है वो काफ़ी अभी भी स्टिल बढ़ता जा रहा है उसके, और उसकी जो इरोजन है, राइट, वो इरोजन या फिर वेदरिंग है, उस प्रोसेस से लार्ज क्वांटिटी ऑफ एलुवियम जो है स्टिल अभी भी वो माउंटेन्स से नीचे प्लेन्स में आ रहा है, ओके, उसकी वजह से। सो हमको पता है कि जैसे जो हिमालय उस पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होती है, ओके, वो बर्फ़ एज ए ग्लोबल वार्मिंग की प्रभाव से वो पिघलती जा रही है, और टाइम टू टाइम जो पिघलती है, उसकी वजह से जो इंडिया का जो 3 रिवर सिस्टम है, मेजर 3 रिवर सिस्टम है, कौन कौन से हैं, इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। हम मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन जो है इंडिया से नहीं होता, बट बाहर से आता है, तो लास्ट में लेकिन इंडिया में ही आता है वो भी, ठीक है। सो इसलिए वो इंडिया के रिवर सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है ब्रह्मपुत्र। सो ये तीनों रिवर जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन रिवर सिस्टम में। सो इनमें जो है पानी की क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ओके। नॉर्थन इंडिया के जो एल्यूवियल प्लेन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, जैसे 3200 किलोमीटर फ्रॉम द माउथ ऑफ इंडस, एंड वो इंडस से लेकर अगर बात करें गंगा की तरफ की, तो वो 3200 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको उतना एक्सटेंड हो गए हैं, देखिए, और 320 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली विड्थ हो गई है, मतलब इतना ज़्यादा कितना एरिया कवर किया होगा, रख रहे राइट इन्होंने,
अगर हम बात करें इंडस की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, मतलब इस इंडस रिवर पे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बेस्ड की। सो इंडस रिवर जो है इसी पे एक सिविलाइजेशन बनी थी। सो इंडस रिवर जो है ये पहली एक ऐसी रिवर बनती है, ठीक है, जो कि बहुत पुरानी एंशिएंट टाइम से है, जिसपे एक सिविलाइजेशन के नाम भी पड़ा था। बट अगर बात करें उसी के कंपेरिजन गंगा की, तो गंगा जो है वो गंगा सिस्टम जो काफ़ी ज़्यादा नेचुरली प्योर ही मान जाती है, और इसने काफ़ी ज़्यादा सिटी और सोसाइटी की जो लाइफ है वो इस पर डिपेंड करती है। अगर हम बात करें वाराणसी की, काशी की, तो सो गंगा यहाँ पर मेन रोल प्ले करती है 1st century BCE से ही। ओके, Northern plains and the peninsular India are separated by large intermediate zone, which substance of better terminology may be called Central India, extending from Gujarat to western Odisha over a stretch of about 1600 kilometers. The Aravalli Hills in the Rajasthan separate Indus plain from the peninsular. The intermediate zone is characterized by the presence of Vindhyan and Satpura ranges and the Chota Nagpur plateau, covering portion of Bihar, Bengal and Odisha. इट कैन बी डिवाइड। अच्छा, सो यहाँ पर इंटरमीडिएट जोन बताया गया जो कि सेंट्रल इंडिया के बारे में बताया जाता है, ठीक, जिसका जो कि स्टार्ट होता है गुजरात से, ठीक है, और उड़ीसा तक, मतलब जो कि अगर एरिया मान जो कि 1600 किलोमीटर तक का है। ओके, सो अरावली हिल्स जो है राजस्थान की अगर बात की जाए तो वो सेपरेट करती हैं पेनिसुलर इंडिया को उनसे। ओके, ना अब इस इंटरमीडिएट जोन को जो सेंट्रल इंडिया है उसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। द लैंड ऑफ राजपूत ओबियसली उदयपुर एंड जयपुर। उसके बाद सेकंड है मालवा प्लेट्यू अराउंड उज्जैन विच इज़ मोर पॉपुलरली नोन एज अवंती इन एंशिएंट टाइम। उसके बाद है विदर्भा और द सब रीजन अबाउट नागपुर। अच्छा, तो यहाँ पर ये नीचे वाली बात देखो, यहाँ पर अगर इमेजिनली अगर मैप लगाएं तो यहाँ पर लैंड ऑफ राजपूत एंड उज्जैन, अगर यहाँ पर राजस्थान आ गया, ठीक है, उज्जैन महाराष्ट्र ये यहाँ पर आ गया। ओके, उसके बाद विदर्भा या फिर छोटा नागपुर रीजन वो यहाँ पर आ जाएगा महाराष्ट्र के इधर। ये छत्तीसगढ़ प्लेन्स, सो छत्तीसगढ़ नाम से यहाँ उड़ीसा के इधर थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर है, देख रहे हो। सो इतना एरिया कवर किया था इंटरमीडिएट जोन सेंट्रल इंडिया ने। सो उस सेंटर में इंटरमीडिएट जोन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगेन वापस रिवीजन करें, दैट इज उदयपुर एंड जयपुर। ओके, मालवा प्लेट्यू अराउंड उज्जैन, ओके, जिसको अवंती बोलते थे एंशिएंट टाइम में। उसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड द छत्तीसगढ़ प्लेन्स, जो कि ईस्टर्न The rocky formation gently slopes from the west to east and 4 major rivers that is महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये आपको याद रखनी है, एफ्लुएंट ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी 4 रिवर्स है जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं और कौन सी ऐसी रिवर हैं जो अरेबियन सी में जाती हैं। ओके, तो नर्मदा तापी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था क्योंकि ये सिर्फ 2 इंडिया में ऐसी है जो कि वेस्ट फ्लोइंग है। ओके, सो यहाँ अरेबियन सी में जाती हैं और बाकी जो 4 हैं दैट इज़ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। सो ये बे ऑफ बंगाल हैं, ईस्ट फ्लोइंग है। ओके, सो ये लार्ज अमाउंट में जो है एल्यूवियल प्लेन्स क्रिएट करती हैं। ओके, कौन? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये 4 रिवर एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न टाइम से। ओके, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, नर्मदा एंड तापी हाउएवर हैव अ वेस्टवर्ड फ्लो एंड टर्न इनटू अरेबियन सी इन गुजरात आफ्टर ट्रेवर्सिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस इन हिली सेंट्रल इंडिया। द वेल नोन फीचर ऑफ द रीजन is the Deccan Plateau, which extended from Vindhyas in the northern to the southern limits of Karnataka. The black soil in Maharashtra and in adjoining parts of central India is especially rich for its retained moisture and considered to be the self-flowing. Therefore, it helps in overcoming other kinds of limitation imposed by less annual rainfall and irrigation difficulties. The soil yield good crops of, मतलब इस एरिया में अगर हम बात करें महाराष्ट्र के, तो जो वहाँ पर ब्लैक सॉइल वगैरह पाई जाती है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है इस पर्टिकुलर। और कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो ब्लैक सॉइल की वजह से हमको मिलती है, दैट इज़ कॉटन, मिलेट्स, पीनट्स एंड ऑयल सीड्स। ओके, नॉट सरप्राइजिंग देयरफॉर अर्ली फार्मिंग कल्चर्स दैट इज चॉलोलिथिक in the western and central India emerge in this area. In the west of plateau terminates with the western Ghats and the east its counter with the marked and eastern Ghats be separated from the eastern coastal plains which are wider compared and the narrow plains of Nilgiri and the
Cadmium hills are considered to be the offshoots of the basic peninsular. So अच्छा यहाँ पर पेनिसुलर इलाके की बात की जा रही है। ओके, पेनिसुलर मतलब ऐसा इलाका जो तीनों साइड से पानी से घिरा होगा। ठीक है, इंडिया के जो ये वाला पार्ट है, हाँ हम जानते हैं पेनिसुलर इंडिया है कि यहाँ से बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से अरेबियन सी और यहाँ से इंडियन ओशन है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ नर्मदा और तापी की जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ओके, और वो गुजरात से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। और यहीं पर बात करें वहाँ पर काफ़ी ना कहीं अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ पर ब्लैक सॉइल जो फॉर्म होती है। और ब्लैक सॉइल हमको पता है किस किस के यूज़ के लिए जाती है। क्वेश्चन अच्छा बड़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्लैक सॉइल का किस किस के लिए यूज़ होता है। दैट इज़ कॉटन के लिए, मिलेट्स के लिए, पीनट्स एंड ऑयल सीड्स, इन 4 क्रॉप्स के लिए ब्लैक सॉइल का यूज़ किया जाता है। ओके, सो आज का टॉपिक यही है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा, थोड़ा सा लंबा ना हो जाए इसलिए आज का टॉपिक यहीं पर करते हैं। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। थैंक यू एंड बाय बाय।